हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक थ्योरी। मैं हूं एसबी। आज आपके साथ केवाईसी के बारे में बात करेंगे। ये एमएलआई केवाईसी पेपर के लास्ट पार्ट है। चलिए फर्स्ट हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है केवाईसी डेफिनेशन एंड हिस्ट्री, सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी पॉलिसी, थर्ड है बेनिफिशियल ओनर, फोर्थ वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी, फिफ्थ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन वेरियस अकाउंट, सिक्स्थ PEP or political exposed person, 7 who is a designated director of different entities। चलिए शुरू करते हैं। केवाईसी क्या है? आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कस्टमर की वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रोसेस को केवाईसी या नो योर कस्टमर बोलते हैं। 1919 में एफएटीएफ के 40 रिकमेंडेशन में एक मेन रिकमेंडेशन था कस्टमर ड्यू डिलिजेंसी और कस्टमर को अच्छे से जानना। बीसीबीएस और बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन 2001 में केवाईसी के बारे में गाइडलाइंस निकालते हैं। केवाईसी का मेन एलिमेंट्स। केवाईसी पॉलिसी हैज 4 मेन की एलिमेंट्स। एक नंबर कैप या कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, 2 नंबर पे है CIP और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर्स, 3 नंबर में है MT मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, 4 नंबर में है RM या रिस्क मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम कैप से शुरू करते हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी से। कौन से कस्टमर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसके साथ हम बिजनेस रिलेशंस कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते हैं, केवाईसी पॉलिसी में इसके बारे में गाइडलाइन है। इंडिया में PMLA के हिसाब से कोई बैंक अज्ञात बेनामी और नकली नाम से किसी का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। 2 नंबर में है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे लोगों का अकाउंट नहीं खोल सकते जिसका नाम आरबीआई के सैंक्शन लिस्ट में है और जिसका नाम FIU, RBI, CBI, ED, DRI, ECGC ये जो सब कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इनका नेगेटिव लिस्ट नहीं है। D जो एंटिटी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UPA एक्ट 1967 के शेड्यूल में है उनका अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। CIP क्या है? CIP है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर्स। कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके लिए जो प्रोसीड्योर आरबीआई ने निकाला है। आरबीआई के हिसाब से कस्टमर वो पर्सन है कोई व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है वो कस्टमर होता है। नेक्स्ट एज पर डेफिनेशन पर्सन में तो हम लोग पहले बताया कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो पर्सन है। तो अब ये पर्सन किसको बोलते हैं? तो पर्सन होता है एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है। कोई HUF हिंदू एडेड फैमिली वो भी एक पर्सन होता है। कोई कंपनी वो भी एक लीगल पर्सन होता है। ए फर्म पर्सन होता है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो भी एक पर्सन होता है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब ये कंपनी है या जुडिशियल पर्सन जो लॉ के मुताबिक एक पर्सन हो। एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय कोई इंडिविजुअल, कोई HUF, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई एजेंसी, कोई ऑफिस और कोई ब्रांच को अगर कंट्रोल करे या ओन करे तो वो ब्रांच, वो ऑफिस, वो भी एक अलग पर्सन के हिसाब से काउंट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नजर से। नेक्स्ट बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कोई एंटिटी और कंपनी जो कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ लेन देन करते हैं। वो एंटिटी और कंपनी के पीछे जो नेचुरल पर्सन रहता है जो वो कंपनी के हिस्सेदार होता है उनको बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। तो बेनिफिशियल ओनर का कुछ मेन पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेनिफिशियल ओनर मस्ट बी नेचुरल पर्सन। वो एंटिटी में ओनरशिप होना चाहिए। एंजॉइंग बेनिफिट फ्रॉम द एंटिटी, हैविंग कंट्रोल ओवर द एंटिटी, ऐसे भी हो सकता है कुछ एंटिटी है। अब जब बेनिफिशियल ओनर ढूंढने जाएंगे तब देखेंगे ऐसे हालत है कि उसका बेनिफिशियली ओनर को मिलना मुश्किल है क्योंकि बेनिफिशियल ओनर होने के लिए कुछ मिनिमम शेयर होल्डिंग का एक रूल्स है। कभी कभी होता है कि वो मिनिमम शेयर होल्डिंग्स वाला कोई मिलता नहीं है कोई कंपनी में। वो शेयर होल्डिंग है वो लोग जानबूझ के कुछ कम शेयर होल्डिंग किए हैं। लीगल व्यू से देखें तो वो कंपनी का कोई बेनिफिशियल ओनर नहीं आएगा। तो ऐसे कंपनी में बेनिफिशियली ओनर कौन होगा? तो रूल्स बोलते हैं कुछ कंपनी है तो ये कंपनी का बेनिफिशियली ओनर होगा वही कंपनी का जो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीनियर मैनेजमेंट में जो हेड है। कुछ ऐसी भी कंपनी है सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर भी ऐसा कोई पोस्ट भी नहीं है वहाँ एंड उसका बेनिफिशियली ओनर शेयर होल्डिंग का प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है। चेन शेयर होल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। ऐसा कंपनी के साथ बिजनेस करना
बहुत रिस्क है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जितना हो सके ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। कोई एंटिटी में बेनिफिशियरी ओनर होने के लिए जितना परसेंट शेयर होल्डिंग करना चाहिए, कौन सा एंटिटी में कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है वो अभी देखेंगे हम। अगर कंपनी है और बेनिफिशियरी ओनर होने के लिए मिनिमम को नेचुरल पर्सन को 25% शेयर होल्डिंग रहना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 15%, एक यूनिक कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 15% हिस्सेदारी होना चाहिए। ट्रस्ट में भी 15% हिस्सेदारी होना चाहिए। ऐसे कंपनी जिसका नेम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए बेनिफिशियरी ओनर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट, वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी। रूल नंबर 9 ऑफ पीएमएल रूल्स, छोटे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के पर्पस हम लोग यूज कर सकते हैं। एक नंबर पासपोर्ट, ये पासपोर्ट को हम दो काम के लिए यूज कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और 2 एड्रेस प्रूफ। नंबर 2 पैन कार्ड, पैन कार्ड को सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें एड्रेस नहीं रहता है तो इसीलिए इसको एड्रेस वेरिफिकेशन के काम से हम नहीं यूज कर सकते। 3 नंबर क्या है, वोटर कार्ड, ये भी बहुत काम करते हैं। क्या काम करते हैं, वोटर कार्ड में आइडेंटिटी भी रहता है, फोटो के साथ नाम सब कुछ रहता है, उसके साथ एड्रेस भी रहता है, तो इसको आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट है एनआरजीए कार्ड, एनआरजीए कार्ड या जॉब कार्ड बोलते हैं इसको, जो लोग 100 डेज का काम करते हैं उसको एक जॉब कार्ड दिया जाता है, वो जॉब कार्ड को भी आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी बहुत है, इसमें एड्रेस भी रहता है, आइडेंटिटी भी रहता है, फोटो भी रहता है, तो ये भी बहुत काम करते हैं, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट, आधार कार्ड, ये भी बहुत काम करते हैं, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ बहुत काम करते हैं। जिन लोगों के पास ओवीडी नहीं है लेकिन वो लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो लोग कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक सिंप्लीफाइड रूल्स है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं तो उसमें से जो आई कार्ड मिलता है वो आई कार्ड यूज कर सकते हैं। रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है आई कार्ड मिलता है वो आई कार्ड यूज कर सकते, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आई कार्ड यूज कर सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आई कार्ड मिलता है वो आई कार्ड यूज कर सकते, कोई गेजेटेड ऑफिसर लेटर इशू कर दे तो वो लेटर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एड्रेस प्रूफ पर्पस, एड्रेस प्रूफ पर्पस क्या कर सकते हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, यूटिलिटी बिल मतलब इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, पीपीओ, लेटर इशूड बाय फॉरेन एम्बेसी, लेटर ऑफ एकोमोडेशन बाय गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और लिस्टेड कंपनी, ये केवाईसी भी एक्सेप्टेड होता है आइडेंटिटी पर्पस। केवाईसी का थर्ड स्टेप है मॉनिटरिंग करना, कोई अकाउंट या कोई कस्टमर का डीलिंग्स को मॉनिटरिंग कर रहा है। आरबीआई का रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है, कितना अमाउंट के ऊपर और कौन कौन सा अमाउंट के लिए क्या क्या रिपोर्ट भेजना होगा, तो ये सब कुछ वो ट्रांजैक्शन के नेचर के ऊपर, ट्रांजैक्शन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को भेजना पड़ता है, इसलिए ये मॉनिटरिंग करने का जरूरत पड़ता है। तो हम लोगों को क्या क्या रिपोर्ट भेजना पड़ता है, हम लोगों को रिपोर्ट भेजना पड़ता है सीटीआर, एसटीआर, सीआरआर, एनटीआर, सीबीटीआर। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के बारे में मैं पहले एएमएल केवाईसी पार्ट 2 में बता चुका हूं। अगर आप लोग एएमएल एंड केवाईसी पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज ऊपर के आई बटन में क्लिक करके एक बार एएमएल केवाईसी के पार्ट 2 देख लीजिए, तो आपका ये रिपोर्ट के बारे में और क्यों कब कहाँ भेजना पड़ता है ये रिपोर्ट, इसके बारे में पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट, मेथड ऑफ मॉनिटरिंग, तो ये तो मॉनिटरिंग क्या से क्या मॉनिटरिंग करना है पता चल गया। अभी कैसे मॉनिटरिंग करना है, ब्रांच का कोई स्टेप, कोई कस्टमर का ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करके हम लोग सस्पिशियस और अदर कुछ रिपोर्ट भेज सकते हैं मॉनिटरिंग यूनिट में। इन डीआईटी और कोर बैंकिंग सिस्टम लेवल, द ट्रांजैक्शन आर मॉनिटर्ड बाय द कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड रिपोर्ट जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन। अब हम लोग सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं वो ट्रांजैक्शन को डीआईटी के लेवल में मॉनिटर किया जाता है। अभी क्या होता है, कोई अकाउंट में 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका रिपोर्ट हम लोगों को भेजना पड़ता है ऑटोमेटिकली डीआईटी के सॉफ्टवेयर में, कोर बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर में, उसमें अलर्ट आ जाता है कि ये अकाउंट में आज 10 लाख जमा हुआ कि 10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। और एक मॉनिटरिंग लेवल होता है आरबीआई के पास होता है, वो होता है एएमएल का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर देखे ये ट्रांजैक्शन को और भी अच्छे से, ये जितना अलग अलग बैंक का ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन को और भी अच्छे से वो लोग देख सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से वो लोग निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट रहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। पहले है रिस्क रेटिंग ऑफ कस्टमर। तो रेटिंग के हिसाब से हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर को 3 रेटिंग देता है। एक लो रिस्क कस्टमर, 2 मीडियम रिस्क कस्टमर, 3 हाई रिस्क कस्टमर। लो रिस्क कस्टमर कौन है? सैलरीड पर्सन, पेंशनर्स, हाउस वाइफ, लो इनकम ग्रुप, पीपल लाइक कोबलर, प्लम्बर्स। तो लो रिस्क कस्टमर के लिए केवाईसी अपडेट का टाइम होता है 10 साल, मतलब 10 साल में एक बार केवाईसी को रीसबमिट करना पड़ता है। मीडियम रिस्क कस्टमर कौन होता है? मीडियम रिस्क कस्टमर जैसे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनीज, रियल एस्टेट एजेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड क्लॉथ मर्चेंट, ये सब मीडियम रिस्क कस्टमर पे आता है। तो मीडियम रिस्क में जो कस्टमर रहता है इनको केवाईसी हर 8 साल में एक बार करके रीसबमिट करना पड़ता है और री अपडेट करना पड़ता है। और हाई रिस्क कस्टमर रियल एस्टेट डेवलपर, लो रिस्क में मीडियम रिस्क में था रियल एस्टेट एजेंट और हाई रिस्क में रियल एस्टेट डेवलपर, डायमंड मर्चेंट जो बाहर से डायमंड खरीद करते हैं या बाहर में इंडिया से बाहर डायमंड बेचते हैं, आर्म्स डीलर, सीनियर कंट्रोलिंग ऑफिसर, कोई भी कंपनी का या गवर्नमेंट का जो सीनियर कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है जिसके हाथ में बहुत पावर है, जो अपना पावर को गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ऐसा सीनियर ऑफिसर, लॉटरी एजेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्टर, पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हाई रिस्क कस्टमर में आता है। और हाई रिस्क कस्टमर के लिए हर 2 साल में एक बार केवाईसी को रीसबमिट एंड रीअपडेट करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट का रिस्क रेटिंग क्या होता है? लो रिस्क प्रोडक्ट, टर्म लोन अगेंस्ट एसेट, कोई एसेट के अगेंस्ट जब टर्म लोन लेते हैं तो वो होता है लो रिस्क। फिक्स्ड डिपॉजिट जो जमा करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट वो लो रिस्क है। स्मॉल सेविंग्स अकाउंट लो रिस्क है। कंज्यूमर लोन, छोटा छोटा जो कंज्यूमर लोन होता है वो लो रिस्क है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लोन जो गवर्नमेंट का सब्सिडी वाला लोन होता है ये भी लो रिस्क लोन होता है। मीडियम रिस्क क्या होता है? जैसे क्रेडिट कार्ड, डिमांड लोन, नॉन रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट। नॉन रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट ये क्यों मीडियम रिस्क है? बिकॉज इसमें बैंक की ओर से फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन से लॉस होने का चांस रहता है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट को मीडियम रिस्क में रखा हुआ है। हाई रिस्क क्या होता है? हाई रिस्क होता है प्रोजेक्ट लोन। प्रोजेक्ट लोन में बैंक की हिस्सेदारी ज्यादा रहता है, जो मालिक है या जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका हिस्सेदारी कम होता है। जैसे वो 10 रुपया दिया, बैंक 90 रुपया लगाता है, मतलब पूरा पैसा अगर वो प्रोजेक्ट डूब जाए तो 90% पैसा बैंक का ही डूबेगा। तो ये हाई रिस्क होता है। कैश क्रेडिट लोन, डायमंड डॉलर अकाउंट, चैनल से हम लोग सर्विस देते हैं कस्टमर को, वो चैनल का भी 3 रिस्क कैटेगरी है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क क्या होता है? लो रिस्क होता है जैसे ब्रांच से सर्विस देना। हम लोग जो ब्रांच से सर्विस देते हैं कस्टमर को सामने से देख के हम लोग सर्विस दे सकते हैं, उस कस्टमर को पहचान के हम लोग सर्विस दे सकते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग सर्विस दे सकते हैं। तो ये होता है लो रिस्क। अभी एटीएम मीडियम रिस्क और थर्ड है हाई रिस्क। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग तो सबसे कम रिस्क है ब्रांच में, मीडियम रिस्क है एटीएम में और हाई रिस्क होता है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग। अगर कोई कस्टमर का अकाउंट ओपन हो गया तो वो केवाईसी नॉन कंप्लाइंट हो गया तो क्या होता है? एक 3 महीने का नोटिस भेजा जाता है केवाईसी जमा करने के लिए। 3 महीने का टाइम देके एक नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? फिर एक 3 महीने का नोटिस भेजा जाता है एंड 3 महीना पार्शियल फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट किया जाता है। 3 महीने का नोटिस, उसके बाद 3 महीने का पार्शियल फ्रीजिंग, ये 6 महीने के बाद अगर वो जमा नहीं करे, मैंने पार्शियल फ्रीजिंग होने के बाद उसका अकाउंट इन ऑपरेटिव और टोटल फ्रीजिंग किया जाएगा। स्मॉल अकाउंट्स ओपन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? जो वो पर्सन का अकाउंट ओपन करना होगा उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर उसका सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन चाहिए। वो भी कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर है ब्रांच का, उसका सामने वो प्रिंट देगा, थंब प्रिंट देगा और सिग्नेचर करेगा एंड वो ऑफिशियल उसमें लिख भी देगा कि ये सिग्नेचर और थंब प्रिंट मेरे सामने ही दिए हैं, तब जाके उसका अकाउंट ओपन होगा। इस अकाउंट का कुछ लिमिटेशन है। इस अकाउंट का लिमिटेशन है, ये अकाउंट फर्स्टली 12 महीने के लिए खोल सकते हैं। अगर ये 12 महीने के अंदर ओवीडी का कोई एक डॉक्यूमेंट्स अगर ये जमा नहीं करेगा, वो बैंक चाहे तो उसको और टाइम और 12 महीने बढ़ा सकते हैं। तो टोटल ये अकाउंट का लाइफ टाइम होता है 24 मंथ विदाउट
प्रॉपर ओवीडी डॉक्यूमेंट। अगर ओवीडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो ये स्मॉल अकाउंट जनरल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जितने दिन चाहे वो यूज कर सकता है। इसका ट्रांजैक्शन में कुछ पाबंदी है। ट्रांसफर एंड विड्रॉल मिला के वो 1 महीने में ये अकाउंट से 10,000 रुपए वो यूज कर पाएगा। ये एक फाइनेंशियल ईयर में ये अकाउंट में कभी भी 1 लाख से ज्यादा रुपया यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी दिन ये अकाउंट में मैक्सिमम 50,000 रुपया हो सकता। और एक चीज, ये अकाउंट में कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अकाउंट ओपन के लिए हर एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ऑफिस बेयरर है, ये 2 या 3 ऑफिस बेयरर रहता है, वो 2 या 3 ऑफिस बेयरर का ही सिर्फ ओवीडी लेना है या उसको वेरिफिकेशन करना है। और क्या चाहिए? और चाहिए वो एसएसजी का अकाउंट ओपनिंग करने के लिए का रेजुलेशन कॉपी। मतलब अकाउंट ओपन के लिए वो ग्रुप में एक मीटिंग होता है, वो मीटिंग का रिटन वर्जन रहता है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ, हम ग्रुप में सभी मिलके डिसाइडेड किए कि हम लोग ये बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। वो लोग बैंक का नाम भी लिख देते हैं रेजुलेशन में और सभी पर्सन उसमें साइन करते हैं। तो ये जो कॉपी है, ये रेजुलेशन कॉपी की जरूरत होता है। तो वर्किंग कस्टमर को भी केवाईसी जमा करना पड़ता है। कब? अगर वो ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर करना चाहते हैं तो उसको भी केवाईसी सबमिट करना पड़ेगा। फॉरेन स्टूडेंट का अकाउंट ओपन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पासपोर्ट, लेटर ऑफ ऑफरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूशन, फोटोग्राफ एंड लोकल एड्रेस। कभी कभी होता है स्टूडेंट बाहर से आके ही 2 दिन में जाके बैंक में अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। तो इतना कम टाइम में उसके पास लोकल एड्रेस नहीं रहता है, वो कोई होटल में ठहरता है और उसका पैसा आएगा, इसीलिए वो अकाउंट ओपन करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बैंक वो स्टूडेंट को मैक्सिमम 30 डेज टाइम दे सकते हैं उसका लोकल एड्रेस जमा करने के लिए। इन बिटवीन द 30 डेज ज्यादा पैसा वैसे विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए बैंक एनआरओ अकाउंट ओपन करेगा। पाकिस्तानी और बांग्लादेश, ये 2 कंट्री का कोई स्टूडेंट अगर अकाउंट ओपन करना चाहे तो इसके लिए रिजर्व बैंक का परमिशन चाहिए। कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कोई कंपनी आया आपके पास अकाउंट खोलने के लिए तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे? फर्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, बोर्ड रेजुलेशन चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स का ओवीडी चाहिए। नेक्स्ट, एसोसिएशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? रेजुलेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का ओवीडी। ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? ट्रस्ट का चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का ओवीडी। प्रोप्राइटरी फॉर्म्स, ट्रेड लाइसेंस issued by local authorities under shop and establishment act, IT रिटर्न चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन चाहिए, OVD और प्रोप्राइटर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड। ये 2 तो मेन है। पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब वो पार्टनरशिप फॉर्म का ओर से कौन वो अकाउंट हैंडल करेगा वो ठीक होता है ये पावर ऑफ अटॉर्नी से, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उनका ओवीडी चाहिए अकाउंट ओपन के लिए। अभी बात करेंगे पेप के बारे में। क्या है ये पेप? पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। एज पर FATF डेफिनेशन, पेप होता है ऐसा कोई पर्सन फॉरेन कोई कंट्री में जिसका कोई पॉलिटिकल पावर या कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा है। मतलब फॉरेन कोई स्टेट में कोई हाई रैंक होल्डर, ये गवर्नमेंट का हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, ये जो हाई रैंकिंग होल्डर होता है पेप बोलते हैं, मतलब पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन। इन लोगों के हाथ में पावर बहुत ज्यादा होता है और ये पावर यूज करके ये अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो ये लोगों को बोलते हैं पेप। और ये पेप हाई रिस्क कस्टमर होता है। और ये पेप में सिर्फ वो पर्सन नहीं आता है, वो पर्सन के साथ उनका फैमिली आ सकता है। डिफरेंट एंटिटीज का डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, जैसे कंपनी का डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन है? MD और होल टाइम डायरेक्टर। पार्टनरशिप फर्म का मैनेजिंग पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रोप्राइटर, ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, an association of body of individual who manage the AML एंड KYC का सीरीज यहीं पे खत्म होता है।
अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझे आपके साथ और भी नए नए सब्जेक्ट की वीडियो या नॉलेज शेयर करने की मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon. Thank you for watching my video. Best of luck for your upcoming exam.